ये की बात की जाए, मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर में आता है। जो एनआईएस जो आरपीएससी जो टॉपिक उठाती है आजकल, वहीं से उठा रही है, वहीं से ये मैंने कंटेंट तैयार किया हुआ। ई कॉमर्स वह प्रक्रिया होती है, आपको ई कॉमर्स के बारे में शब्दावली पूछ ले 2 नंबर में, कि ई कॉमर्स ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि आज कोई मोबाइल खरीदना है, आप रूम में बैठे, पहले आप दुकान पे जाते थे, जो पारंपरिक कॉमर्स की बात की रही है। अब आधुनिक ई कॉमर्स की बात की जा रही है। तो आपने मोबाइल पे ई अमेजोन पे आपने ऑर्डर किया, वो आपके घर पे आई, आपने क्या वस्तु ऑर्डर की, और जो वस्तु आपको देना है वो सेवाएं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेवाएं। ठीक है, तो आपको 2-3 दिन जितना यूज़ करना था कर ले, फिर वापस रिटर्न कर दिया, तो आपकी सेवाएं आसान हो गई, तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। पहले व्यापार केवल दुकान मंडी प्रत्यक्ष रूप से डालते ग्राहक, लेकिन अब इंटरनेट और वेबसाइट ऐप के माध्यम से सामान, कपड़े, मोबाइल सेवाएं, ऑनलाइन कोर्स, टिकट बुकिंग आदि प्रक्रिया वाणिज्य, इसको बोलते हैं ई वाणिज्य, मतलब ई कॉमर्स बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। ई कॉमर्स की विशेषता बात की जाए, एक तो 24 घंटा दिन रात खुला रहता है, कभी भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे सेवा दिन रात किसी भी समय उपलब्ध होगी, ग्राहक को जब चाहे खरीदा कर सकता है। उदाहरण, आधी रात को भी आप अमेजोन ऑर्डर कर सकते हैं। वैश्विक मंच की बात की जाए तो इंटरनेट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी देश या शहर से वस्तु मंगा सकता है। उदाहरण, भारत का कोई भी व्यापारी अपनी वस्तु अमेरिका में बेच सकता है। कहने का मतलब ग्लोबल रिस्क पे अपना व्यापार कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान पर यूपीआई पेमेंट की बात करें, नेफ्ट की बात की, आरटीजीएस की बात की हो रही, कि आज आज ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये होता है ऑनलाइन लेन देन, 24/7 अवेलेबल है, वैश्विक पहुंच, डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी बातें करने से ये तय होता है कि भाई ये होता है ई कॉमर्स की विशेषता है। तो आपको ई कॉमर्स जो विशेषता आती है तो आपको इस तरह लिखना है। और ई कॉमर्स की परिभाषा है तो आपको मैंने बताई। फिर आपको ब्रिक्स समिट के बारे में बेसिक बताया, ब्रिक्स समिट व्यापार के बारे में बताया, और वी जो ब्रिक्स समिट होता है वो किस हालात से गुजर रहा है, किस चुनौती से गुजर रहा है। और ब्रिक्स समिट भारत की स्थिति के बारे में देखा, तो भारत चाइना काउंटर रोकने के लिए, है ना, ईरान जैसे सवार परियोजना को महत्व देने के लिए, व्यापार को, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, इस संदर्भ में भारत का महत्व बढ़ता जा रहा है। आगे फिर आर्टिकल आएगी तब उस तरह पढ़ेंगे। आप इसको सीरीज को फॉलो कीजिए, तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। मैंने आपको कल बताया है, ताकि मैं अपना टाइम और अच्छे से यूज करूँ। लेकिन फिर आप कम लोग सुनोगे तो आउटपुट नहीं आता है, कोई भी मेहनत नहीं करने की इच्छा भी नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ। तो प्रकार है क्या है, प्रकार क्या है, प्रकार यही है कि B2 मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक व्यवसाय से दूसरा व्यवसाय को उत्पाद या सेवा में बेचता है। जैसे उदाहरण, alibaba.com एक वेबसाइट है या कंपनी मान लो, एक थोक व्यापारी दुकानदारों को माल बेचता है ना। ये है B2 मतलब बिजनेस से बिजनेस बात होती है, ये आपको एक प्रकार याद रखना। दूसरा है B2 मतलब दुकानदार और कंज्यूमर के बीच में बात हो रही है। जैसे दो तो व्यापारी होलसेलर हो गए, रिटेलर और होलसेलर। अगर मैं खुद गया दुकानदार के पास या व्यवसाय के पास या बिजनेसमैन के पास, जब व्यवसाय सीधे ग्राहक को वस्तु या सेवा देता है, मैं डायरेक्ट वस्तु लेके आया या मुझे डायरेक्ट ऑनलाइन कोई चीज़ मिल रही है, ये है B2C। उदाहरण, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ग्राहक मोबाइल कपड़े सीधे खरीदते, तो ये B2C में आता है। अलीबाबा किस में आता है, B2B बिजनेस के बिजनेस टू, जब उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को उत्पाद का सेवा भेजता हो, ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो आपको ये याद रखना क्या क्या, एक तो B2B क्या है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू कंज्यूमर, तीसरा C2C, चौथा जो गवर्नमेंट्स, जो कंज्यूमर, जो अभी ई मित्र पे आप जाते हो, जो गवर्नमेंट और सिटीजन सभी नागरिक ऑनलाइन सेवा देती है, तो ये गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो उदाहरण OLX, क्विक केयर, कोई व्यक्ति पुराना फर्नीचर बेच सकता है। जैसे आई कार24 OLX पे जाओ, कार बेच सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं। ये क्या है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। जब सरकार नागरिक को ऑनलाइन सेवा देती है तो इसको बोलते हैं गवर्नेंस ऑफ सिटीजन, मतलब G2C की बात हो रही है। उदाहरण की बात की जाए इन चारों में से, उदाहरण IRTS रेलवे टिकट बुक करता है ना, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं।
G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, नागरिकों के लिए होता है सुविधा। ई मित्र प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, पेंशन आवेदन आदि को देखा जाता है। तो आपको मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे सब्जेक्ट भी लगभग पढ़ाना शुरू किया हूँ, और एडिटोरियल डिस्कशन एक ही लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ सकते, फैक्ट याद रख सके, कम टाइम में ज़्यादा बार सुन सकते हैं, आपको मेंस में या पीटी में अच्छे से बेनिफिट देखने को मिले। और आपको मैं तो कह रहा हूँ आप इसको रेगुलर फॉलो कीजिए दोस्तों, तभी मज़ा आता है। कुछ नहीं होता, 20 से 25 मिनट में टाइम कह रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्रिप्शन कीजिए, लोगों को जोड़िए। इस तरह एडिटोरियल डिस्कशन पढ़ाना राजस्थान में या कहीं भी बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत हार्ड वर्किंग काम होता है। न्यूज़पेपर ला के किसी कॉपी करके आसान होता है समझाना, लेकिन एक एक फैक्ट का ध्यान रखना, रिवाइज करता, कई बार मेरे से भी गलती होती है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए कि डायरेक्ट फैक्ट देख ले। क्यों, कई बार बोलते बोलते जो टंग होती है वो स्लिप हो जाती है, तो जिसकी वजह से टंग की वजह से मिस्टेक हो जाती है। ऐसा नहीं है कोई आदमी अपनी तरह कोई ज्ञानी होगा, नहीं, एक नॉर्मल आदमी होता है, वो अपनी एक कला होती है, आर्ट होता है, तो वो कोशिश करता है आपके साथ बात करके। लेकिन आप इसको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ। जैसे C2C, G2C है ना, ये प्रकार थे ई कॉमर्स के प्रकार, विशेषता पढ़ रहे। अभी लाभ पढ़ते हैं अपन कि ये क्या है भाई, कम लागत में प्रसार होता है। एक तो कह रहा है ऑनलाइन ज़्यादा, जैसे मान लो ऑनलाइन होता है तो प्रसार क्या, ये खाली पेज अपना विज्ञापन बनाना और सोशल मीडिया के माध्यम वायरल करना। पारंपरिक प्रसार की तुलना में डिजिटल प्लेटफॉर्म की सस्ता है। लक्षित ग्राहकों की पहुंच है, टारगेट रिच, मतलब AI डाटा एनालिटिकल इच्छित उपभोक्ता वर्ग तक सीधा प्रसार का संभव है। टारगेट तक ग्राहकों को पहुंचना, AI डाटा जनरेट करना, ये बहुत पहुंच आसान है। 24/7 ब्रांडिंग इंटरेक्शन होता है, कभी भी आप ई कॉमर्स के जरिए अपना बिजनेस कर सकते हैं, उपभोक्ता सोशल मीडिया को जोड़ सकते हैं, माध्यम से बढ़ावा दे सकते हैं। प्रभावशीलता की मापन का संभव, क्लिक, शेयर, व्यू जैसे आंकड़ों के प्रसार की सफलता का मूल्यांकन करते हैं। वो अपना ओवरव्यू ले सकता है कि मेरा, जैसे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको सीरियस लेते हैं, बहुत नहीं लेते, तो मैं देख सकता हूँ और क्या सुधार कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि ये एजुकेशन है, तो इसमें क्या और योगदान दे सकता हूँ, इसमें कौन सा वीडियो कहाँ पे कब कौन सा पेपर में आता है, कब कहाँ आएगा, उसी के सुनता हूँ, तो लोग ट्रस्ट करेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि 19 मई को आर्टिकल समझाया, डायरेक्ट एग्जाम में आया, हो सकता है इस बार ये पर्सन समझ आपको ऐसे में देखने को मिले नेक्स्ट वैकेंसी में, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको लिखने में काम होगा, तो इसलिए आप ट्रस्ट करेंगे। तो ये क्या है, ये मेरा क्या है, प्रभावशीलता का मापन, संभव और मूल्यांकन बोलता है। 5वां पॉइंट, जो स्टार्टअप और माइक्रो स्मॉल मीडियम पे बल देते हैं, सीमित संसाधनों के बड़े ब्रांड के साथ प्रतिस्पर्धा संभव है। तो ये मोटे मोटे आपको लाभ लिखने, कहाँ लिखने हैं, आपको ई कॉमर्स के संदर्भ में जो मार्केटिंग आए वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ ई मार्केटिंग को बढ़ावा दे भाई क्या होता है, तब वहाँ लिख सकते हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, चुनौतियों की बात की जाए तो डेटा गोपनीयता, मतलब AI के जनरेट के माध्यम से डेटा प्राइवेसी, जो पुट्टास्वामी केस है सुप्रीम कोर्ट का, अब उसके आधार पे देखा जाए डाटा गोपनीयता नहीं रहेगी, किसी के प्राइवेसी, किसी के डाटा लेके सुरा सकते हैं, उसे कभी निजी लाइफ में भी जा सकते हैं, तो ये बड़ा सुरक्षा एक संकट है। तो आपको इस चीज़ को रोकना चाहिए। जैसे मैं किसी के ई मित्र पे फॉर्म भरा, वहाँ पे डाटा पड़ा, उसने डाटा किसी को बेच दिया है, या मैंने किसी की कंपनी पे कोई सेल किया, वहाँ पे मेरा डाटा पड़ा, फिर उसका घाटा चला तो उसने अपना डाटा किसी और कंपनी को बेच दिया ताकि उसको पैसे मिले, तो ये डाटा गोपनीयता सुरक्षा की संकट की बात कर रहा है। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिकल मामला आया था सामने, है ना, कि किसी को डाटा बेच दिया था। डिजिटल डिवाइड की बात की जाए तो ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच सीमित है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2G 4G 1G 2G जैसे डाटा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो शहर आगे जा रहा है, गांव पिछड़े जा रहे हैं, या अर्बन आगे जा रहा है, रूरल अब पीछे रह रहा है। तो आपको इस चीज़ का चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा, समाधान निकालना पड़ेगा। भ्रामक विज्ञापन, फेक न्यूज, प्रोडक्ट, सोशल मीडिया, झूठे दावे, उपभोक्ता, बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव वाले देखो भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसको कंज्यूमर एक्ट 2019 लाया समाधान करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समस्या आपके साथ रहती है। 4वां पॉइंट, उपभोक्ता विश्वास की कमी की बात की जाए तो कई प्लेटफॉर्म ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता की बात की जाती है, तो कठिन प्रतिस्पर्धा, ब्रांड दबाव, छोटी कंपनियां बड़े डिजिटल ब्रांड की मुकाबला करना कठिन होता। तो आपको ये 5 पॉइंट लाभ का लिखना ई कॉमर्स के चैलेंज में, और 5 पॉइंट आपको ई कॉमर्स के चैलेंजेस की बात की जाए तो आपको ये डाटा गोपनीयता, सुरक्षा का संकट, डिजिटल डिवाइड, भ्रामक विज्ञापन और समाधान के लिए क्या
कंज्यूमर एक्ट 2019 लेके आए थे। उपभोक्ता विश्वास में कमी होती है। अगर मान लो अच्छी आप ग्राहक भ्रामक सेवा देते तो ग्राहक को विश्वास में कमी आती है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स मार्केटिंग फेल होने की संभावना रह सकती है। कठिन प्रतिस्पर्धा, ब्रांड दबाव, छोटी कंपनियां के क्षेत्र में आपको लिखना है। आगे चलते हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकारी क्या प्रयास कर रहे हैं किसके, ई कॉमर्स क्षेत्र में। जैसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, डिजिटल इंडिया अभियान कि वर्तमान में डिजिटल इंडिया अभियान के संग साक्षरता, इंटरनेट जैसे पहुंच को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान देते हैं। दूसरा पॉइंट, ASCI द्वारा डिजिटल विज्ञापन नियम, भ्रामक विज्ञापनों पर पारदर्शिता जैसे रूल बनाए। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स एक्ट रूल 2019 के अंदर भी है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ई कॉमर्स अलग से एक रूल लेके आया है 2000 कब लाया है 20 में। उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी पर रोक हेतु मैती मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन योजना के द्वारा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम विशेष ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, छोटे व्यवसाय, अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को संतृप्त बनाया। G20 मतलब डिजिटल इकोनॉमिक समिट, भारत की भागीदारी वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बढ़ावा देने के लिए कार्य किए गए। इसी के संदर्भ में सरकारी प्रयास किया गया, तो आपको ये पॉइंट याद रखना। और DRDO या भारत सरकार स्वदेशीकरण, रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त खर्च करना क्यों नहीं कर सकती, चुनौती क्या है, लाभ क्या है, मैंने आपको एक एक बिंदुवार समझाया, आपको अच्छे से समझना है। एक मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ, क्वेश्चन दिए। अगर आगे चलते हैं, ई कॉमर्स जो टॉपिक पैरेलल में चल रहा था, अपन उसी के संदर्भ में आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जो मल्टीपल मॉडल क्या होता है, ई कॉमर्स जो टॉपिक है उसी के संदर्भ में अपन ये पढ़ रहे हैं कि ई कॉमर्स के संदर्भ मल्टीपल मॉडल की बात की जाए। परिभाषा क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ई जटिल समस्या को हल करने, एक से अधिक मॉडल दृष्टिकोणों का साथ उपयोग करना। मतलब ई कॉमर्स के अंदर का मान लो अमेजॉन है, अगर मान लो ये एक ही तरफा इन्वेंटर मॉडल है अमेजॉन, इसके अलावा और भी जरूरत संसाधनों को उपलब्ध करवाना कैसे करवाएं, तो उसके लिए क्या लेकर है, मल्टीपल मॉडल, बहुत सारे मॉडल होना चाहिए अलग अलग बिजनेस के पर्पज से। जैसे कि एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विभिन्न व्यापारी मॉडल इन्वेंटरी रणनीतियों एक साथ लागू करना। जैसे मान लो एक कोई अमेजॉन है, इस पे सारे बिजनेस जो खरीदार है, विक्रेता, उनको सबको यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए। इसको बोलते हैं इन्वेंटरी मॉडल को मल्टीपल मॉडल के रूप में इन्वेंटरी लागू करना। जैसे अमेजॉन एक हाइब्रिड मॉडल है, क्या है अमेजॉन, मान लो हाइब्रिड मॉडल है, क्या है हाइब्रिड मॉडल। जैसे फुलफिल बाय अमेजन मतलब वेयर हाउस मॉडल भी है। दूसरा ड्रॉप शिपिंग या डायरेक्ट डिस्पैच के रूप में जाना होता है, मतलब कि दोनों मॉडल का इस्तेमाल करते हुए जिसके लचीलापन और स्केलेबिलिटी दोनों का उपयोग करता है। मतलब दूसरा फ्लिपकार्ट मल्टीपल वेंडर मॉडल। वेंडर मॉडल मतलब होता है कि अपने स्टॉक के साथ साथ कई थर्ड पार्टी सेलर को उत्पादन भी प्लेटफॉर्म को बेचता है। मैं उत्पादन के साथ साथ थर्ड पार्टी को भी अपने सेलर को बेचता हूँ मार्केट में। जैसे कुछ उत्पाद फ्लिपकार्ट स्टोर से भेजा जाता है, जबकि अन्य सेलर के पास सीधे जाते हैं। मान लो कोई दुकानदार है, मैंने क्या कर दिया, स्विगी का ऑर्डर आया तो मैंने कुछ तो खाना पैकेज स्विगी को दे दिया और कुछ मेरे होटल में खाना खा रहे तो मैंने उनको खाना खिलाया। तो ये क्या था, ये था फ्लिपकार्ट मल्टीपल मॉडल जो वेंडर मॉडल के रूप में जाना जाता है। तीसरी टर्मिनोलॉजी मल्टीपल मॉडल की बात की जाए, जो प्रकार होते हैं उसको बोलते हैं बिग बास्केट, मतलब कि मिक्स ऑफ लोकल सेंट्रल इन्वेंट्री। मतलब समझ में आया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, लोकल स्टॉक और जल्दी डिलीवरी। मान लो कोई गांव में ऑर्डर देना है तो मैंने वहीं से कोई कंपनी को ढूंढा कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ बना रहा है तो वहीं से ऑर्डर दिया, न कि मैंने अपने खुद से गोदाम को दिया। तो ये क्या है, बिग बास्केट, मतलब बहुत सारे एक बास्केट के अंदर ऑफर जो कंपनियां रहती है बिजनेस मॉडल के रूप में, उसको बोलते हैं बिग बास्केट, जो मल्टी मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो आपको तीन याद रखना, हाइब्रिड मॉडल, वेंडर मॉडल और लोकल सेंट्रल इन्वेंट्री मॉडल, जो बोलते हैं वेयर हाउस के रूप में जाना जाता है। कि मैं आसपास गाँव में गोदाम रखा। जैसे क्रोमा में मैं कोई आईपैड लेने गया तो क्रोमा के पास गया तो क्रोमा वालों को बोला भाई जयपुर में आप सर्च करो कहाँ पे आपको क्रोमा का एक कोई आईपैड मिल सकता है। तो उन्होंने वहाँ सर्च किया कि भाई किसी भी स्टोर पे उपलब्ध है कि नहीं है क्रोमा पे। तो मैं तो एक क्रोमा पे गया था। तो ये क्या है, ये मिक्स लोकल और सेंट्रल इन्वेंट्री बोलते हैं, इसको हाइब्रिड मॉडल भी बोलते हैं, इसको वेंडर मॉडल भी कहते हैं।
मैं तो एक दुकान पे गया था, लेकिन बहुत सारी दुकान के आसपास मैंने सर्च कराया, कोई एक मॉडल पूर्ण नहीं होता। विभिन्न मॉडल मिलकर बेहतर संतुलन निर्णय प्रदान करता है। नीति निर्माण में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण मॉडल को उपयोग में लाया जाता है। उसी के संदर्भ में ये मॉडल की बातें हो रही है। अब लाभ की बात की जाए तो लाभ क्या है कि व्यापक दृष्टिकोण, मतलब एक तो बिजनेस का मॉडल फैलेगा, ठीक, गांव ढाणी तक पहचान बनेगी। सटीक निर्णय लेगा, भाई मान लो कोई गोदाम वहाँ खोल दिया आसपास, अब वहाँ सुविधा मिल रही है तो क्या कर दिया भाई, एक रिटेलर को बोला भाई वहाँ से वेयर हाउस से माल उठा के उसको डिलीवरी करना है। जोखिम कम होगा, जोखिम कम गया, बारिश होती है मान लो तो माल ख़राब नहीं होगा, फ्रूट्स जैसे वेजिटेबल, क्यों कि वहाँ गोदाम में रख लिया। अब मान लो कोई मूवमेंट हो गया, अब सड़कें बंद हो गई तो माल नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या बोल कि 2 दिन के लिए स्टॉक मार्केट वहाँ उस गांव में फलाना या उस शहर के पास गोदाम में रखा हुआ है, जब तक कोई समस्या नहीं आएगी, जब तक समाधान निकल जाएगा। तो ये क्या है, व्यापक दृष्टिकोण, सटीक निर्णय लेना, जोखिम कम होना, ये क्या है, ये एक लाभ है किसके, मल्टीपल मॉडल के। अब चुनौतियाँ या सीमाएँ की बात की, अधिक जटिलता है, मतलब जितने लेवल तक जाएंगे तो वहाँ कर्मचारी नहीं मिलना, कर्मचारी का अभाव होने से अधिक जटिलता देखने को मिलती है। संसाधन और समय की मांग की भी देखा जाए तो कई बार क्या होता है, संसाधन और समय की पहचान नहीं हो पाती है, जोखिम तो कम हो जाता है, लेकिन समय के अनुकूल डिलीवरी नहीं पहुंच पाती है। और क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज का अभाव नहीं होता, हर जगह रिसोर्सेज शहरों में जितना गाँव में नहीं है। अर्बनाइजेशन, आप ब्लॉक लेवल पे चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाओ, संसाधनों का अभाव है, तो शहर और जिला लेवल पे भी अभाव होता है। उसी तरफ में ये समस्या आती है मल्टीपल मॉडल के रूप में, तो आपको ये याद रखना। दूसरा आपका पैरेलल में इन्वेंट्री मॉडल बोलते हैं, जो ई कॉमर्स के अंदर आता है, जो शब्दावली है। ऐसे गणितीय मॉडल जो इन्वेंट्री स्टॉक की मात्रा, पुणे, आदेश, समय, लागत को संतुलित करने में मदद करता है। जैसे कोई मान लो ऐसे कोई इन्वेंट्री मॉडल वो होते हैं जो ई कॉमर्स में अपनी उत्पादों के स्टॉक को संभालती है, क्या, कितना, कब और कहाँ स्टोर होता है। भाई इन्वेंट्री मॉडल में कब, कहाँ, कितना है, तो ये क्या है, मल्टीपल मॉडल को उपयोग में लाते हैं, है ना। तो ये कहता है कितना स्टॉक है, कब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये इस तरह जो बातें करता है वो है इन्वेंट्री मॉडल। जो स्टॉक की उद्देश्य क्या है, स्टॉक की कुल लागत जैसे ऑर्डरिंग, होल्डिंग, शॉर्टेज के न्यूनतम रखते हुए सुचारू आपूर्ति उपलब्ध करना। स्टॉक की कुल लागत को न्यूनतम रखते हुए सुनिश्चित रूप से आपूर्ति को बनाए रखना, ये क्या है, ये इन्वेंट्री मॉडल का उद्देश्य है। ये आपको याद रखना परिभाषा कि भाई ये इन्वेंट्री मॉडल वो होती है जो कुल कब, कहाँ, कितना खर्च आएगा, कहाँ स्टोर किया जाए, गोदाम कहाँ बनाया जाए, स्टॉक की कुल लागत क्या होती है, ऑर्डरिंग कितना होगा, होल्डिंग कितना करना पड़ेगा, शॉर्टेज क्या हो, इसी के तहत बाद में मल्टीपल मॉडल के रूप में आगे विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, प्रमुख प्रकार की बात की जाए तो एक होता है कि भाई VED, JIT और ABC, ये क्या है, मॉडल के प्रकार है। एक होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे जो बात की जाए जीट की उदाहरण जोमेटो और स्विगी का ले लो, इसके अंदर जोमेटो और स्विगी का उदाहरण ले लो, जो कैसे स्टॉक को पहले से नहीं रखते, जब ऑर्डर आता है तभी रेस्तरां से भोजन उठाकर ग्राहक तक ये पहले से ऑर्डर नहीं रहता है, अब भोजन का ऑर्डर आया तभी ये ऑर्डर लेते, स्वीकार करते, फिर डिलीवरी करता है। अब आगे चलते हैं कि वेयर हाउस के रूप में बात की जाए तो अमेजॉन जैसे वेयर हाउसिंग मॉडल की बात की जाए तो ये होता है, क्या होता है, ये रहा VED, जो वेयर हाउस जो मॉडल होता है। उदाहरण के लिए अमेजॉन अपने फुलफिलमेंट सेंटर में स्टॉक रखता है और वहाँ शिप के माध्यम से भेजा जाता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो ABC विश्लेषण के रूप में काम करते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग मॉडल, मतलब उदाहरण के लायक मान लो कि मीशो या शॉपी सेलर्स की बात की जाए, कैसे स्टोर खुद स्टॉक नहीं करता है, जब ग्राहक ऑर्डर करता है तभी थर्ड पार्टी में सप्लायर से सीधे ग्राहक को भेज, मतलब इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी के आधार पर ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है, स्टॉक नहीं रखता है, ये स्टॉक रखता है मल्टीपल मॉडल। ये इन्वेंट्री मॉडल जैसे ऑर्डर है उस हिसाब से अपनी कैटेगरी, ऑर्डरिंग, होल्डिंग और स्टोरिंग कैपेसिटी के देखते हुए ऑर्डर को डिलीवरी करता है। अब लाभ क्या होता है कि स्टॉक आउट ऑफ रोकथाम, भाई जो गोदाम भरे हो रहते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, महंगाई पे नियंत्रण रखने में आसानी भूमिका हो जाती है। मान लीजिए बेहतर आपूर्ति उपलब्ध करना, मान लो दिल्ली से कोई ऑर्डर करना था
लेकिन वो सेम प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ा, जयपुर में। तो जयपुर में रिद्धि सीधी पहुँचने में कितना, 1 घंटा या 2 घंटा। लेकिन वही अगर मान लो दिल्ली से आएगा तो 1 दिन लग सकता है। तो यही अगर इन्वेंटरी मॉडल ये काम करता है कि भाई समय की बचत करना, स्टॉक आउट को रोकथाम को नियंत्रण रखना, नहीं अनावश्यक पड़े वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उनको देख रेख करना। जैसे सीमाएं की बात की जाए तो पूर्वानुमान की सटीकता पर निर्भर करना और अधिक डेटा विश्लेषण की आवश्यकता पर ध्यान रखना। तो ये क्या है, अपन ई कॉमर्स के इन्वेंटरी मॉडल और मल्टीपल मॉडल के पढ़ा जो सिलेबस के हमने सीधा बना हुआ है। दूसरा, जनसंख्या पॉपुलेशन डे होने की वजह से भारत की जनसंख्या नियंत्रण क्या करना चाहिए, 1971 से 81 में क्या हुआ, 1991 तक नियंत्रण कैसे रही है, 2% कम कैसे आई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एलपीजी मॉडल आया, जनसंख्या नियंत्रण हुई, एजुकेशन मॉडल बढ़ता गया, अवेयरनेस बढ़ती गई है, डिजिटलीकरण बढ़ता गया, कंप्यूटराइजेशन बढ़ता गया, जैसे महिला, जैसे रोजगार, जैसे शिक्षा बढ़ावा होने की वजह से बच्चे की जनसंख्या नियंत्रण रखना आसान हो गया। तो अपन इसी तरह पैरेलल में पढ़ा। आज आर्टिकल थोड़ा लेंथी हो सकता है, आराम से सुनिए और मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।